हेलो स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग। तो बेटा हम आपका क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर आपका 4 जो कि था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसकी स्टडी कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में ये क्या चीज़ है। ठीक है, और हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि आपके रदरफोर्ड जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था एटम की हमारी जो समझ है उसको और बढ़ाने के लिए। उससे पहले एक और साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे थॉमसन, उन्होंने भी दुनिया का पहला अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। उसके बाद आपके रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने भी अपने एक एटॉमिक मॉडल दिया, वो भी कहीं कहीं पर मतलब 2-4 पॉइंट ऐसे थे वहाँ पर वो अच्छे तरह से फेल हुआ, लेकिन उन्होंने अपने को एक बेसिक और एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था कि असल में एटम जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है और किस तरह से चीज़ें उसके अंदर काम करती है। जैसे कि उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है, क्योंकि वही थे अकेले इंसान जिन्होंने न्यूक्लियर जो कि एक एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि आप हायर क्लासेस में कभी पढ़ोगे। अच्छा, उसके बाद जो आपके साइंटिस्ट आए वो है आपके नील्स बोर, और इनके मॉडल को बोला जाता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम या फिर नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये इन्होंने अपना मॉडल दिया था। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो चीज़ें बोली थी उनकी जो कमियां थी, ठीक है, जहाँ पर उनके वो फेल हो रहा था वो उनमें कुछ इंप्रूवमेंट किए, उनमें अपना कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट लगाया और उसके बेस पर अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट ला करके दुनिया को दिया। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं इन्होंने क्या बोला था साइंस वो एटम को लेकर। देखिए, इन्होंने बोला था कि एटम जो होता है वो एक स्पेयर होता है, ठीक है, स्पेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है, उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है इस तरह से। ये उन्होंने बोला, क्या बोला कि जो एक एटम होता है, एक सिंगल एटम, ठीक है, उसमें क्या होता है, बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन, जिनको पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इतना अपने को कल तक पता लग गया था। ठीक है, अब उन्होंने बोला बीच में न्यूक्लियस तो है, इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स बनी होते हैं, और ये ऑर्बिट्स असल में क्या होते हैं, ये पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। इनमें क्या आपके जो इलेक्ट्रॉन्स वो ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन मैं बताऊंगा कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर सकता है आराम से, इसमें रिवॉल्व कर सकता है, इसमें रिवॉल्व कर सकता है, इसमें रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये जो आप पाथ जिनको मैंने बोला है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, जहाँ पर वो रोटेशन करता है, उसी को ऑर्बिट या फिर शेल बोला गया है। ठीक है, इन्हीं को ही क्या बोला गया है, या तो आप इनको शेल बोल सकते हो या फिर आप इनको ऑर्बिट्स बोल सकते हो। ये क्या है असल में, ये इलेक्ट्रॉन के पाथ है जहाँ पर वो ट्रेवल करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अच्छा एक और चीज़ कि जो शेल इनको बोला गया है, इनको डिस्क्रीट शेल भी बोला जाता है, या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन, या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इनका एक और नाम है और इसका मैं रीज़न बताऊंगा ऐसा क्यों बोला जाता है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इनको बोला जाता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग से कहने से मीन सेंस क्या कि एक ऑर्बिट यहाँ पर है और अगली ऑर्बिट यहाँ पर है। लेट्स से इसके बीच में मान लेते हैं 10⁻⁻11 मीटर की डिस्टेंस है, कुछ भी एक डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना, काफ़ी डिस्टेंस कम होती है इसलिए मैंने 10⁻11 मान लिया। अच्छा, और अब इसके ये वाली ऑर्बिट और ये वाली ऑर्बिट, इसके बीच में हो सकता है डिस्टेंस 10⁻13 मीटर हो। ये वाली ऑर्बिट और ये वाली ऑर्बिट हो सकता है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻16 मीटर हो। तो डिस्क्रीट का कहने का मीन है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो आप ऑर्बिट्स देख रहे हो इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, या फिर एक ऑर्बिट यहाँ पर है तो इसके 2 सेंटीमीटर या फिर 2 नैनोमीटर में बात कर ले, 2 नैनोमीटर बाद एक ऑर्बिट यहाँ पर मिलेगी, उसके 2 नैनोमीटर बाद एक ऑर्बिट यहाँ पर मिलेगी, उसके 2 नैनोमीटर बाद एक ऑर्बिट यहाँ पर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा,
मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस वो सेम नहीं होती, ये एक डिस्क्रीट होती है, अलग होती है और बिल्कुल फिक्स होती हैं कि अगली ऑर्बिट आपको कितनी डिस्टेंस पर मिलेगी, इससे अगली ऑर्बिट आपको कितने डिस्टेंस पर मिलेगी। इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, डिस्क्रीट होती है, इसीलिए इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ठीक है, इनकी बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती, अलग अलग होती है और किस डिस्टेंस पर मिलेगी वो कुछ अलग ही फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो हम बताएंगे कभी, वो वैसे हायर क्लासेस की चीज़ है। ठीक है, अभी के लिए जान लीजिए आप कि डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट होती है कि इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती, एक फिक्स डिस्टेंस ही पॉसिबल है और वहीं पर आपको जो ऑर्बिट है वो मिलेगी। ठीक है, हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि इसके एक ऑर्बिट आपने इसके बीच में भी आ सकती है या फिर एक ऑर्बिट इसके बीच में भी आ सकती है या फिर दो ऑर्बिट इसके बीच में आ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा बिल्कुल फिक्स ऑर्बिट्स ही पॉसिबल है एटम के अंदर। ठीक है, अच्छा, इतनी बात होगी एटम को लेके कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इनको सेल बोलते हो या फिर इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ सेल बोलते हो। एक और चीज़ उन्होंने बताई कि जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट उन्होंने सर्कुलर बोली थी, कंप्लीट सर्कुलर, उन्होंने ये चीज़ बोला कि जब इलेक्ट्रॉन है आपका वो सर्कुलर ऑर्बिट में जब रोटेशन करता है तो एनर्जी को लूज नहीं करता है, इट डजेंट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ मेन पॉइंट है कि मैं पूरा लिख देता हूँ, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इट डजेंट रेडिएट एनर्जी या फिर इट डजेंट लूज एनर्जी, मतलब एनर्जी की कुछ कमी नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेशन या रिवॉल्यूशन कर रहा है ना, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसमें कोई कुछ कमी नहीं होती है, वो जितनी थी उतनी की उतनी बनी रहती है। ठीक है, और क्योंकि इनके एनर्जी में कमी नहीं होती है तो फिर जो आपकी ऑर्बिट्स है, ठीक है, इनको आप सेल ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। एक और नाम, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहे हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम नहीं होती, ना ही ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा, क्योंकि रदरफोर्ड यहीं पर तो फेल हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता करता बीच में गिर जाएगा, लेकिन नहीं, लीड्स बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करते अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करता है। इसका रीज़न उन्होंने नहीं बताया, इसके रीज़न अगले आपके साइंटिस्ट आएंगे जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेंगे, लेकिन आपके लिए मतलब आज 9th क्लास तक और इवन 10th क्लास तक ये मॉडल ही आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे एक स्पेसिफिक और बेसिक चीज़ें आपको दे दी थी इस मॉडल ने। ठीक है, अच्छा, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इनको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये था आपका नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो कि उन्होंने दिया था। ठीक है, इससे ये भी पता लग गया कि रदरफोर्ड का जहाँ पर फेल हो रहा था उन्होंने उसी चीज़ को थोड़ा इंप्रूव करके दे दिया, है ना। रदरफोर्ड ये तो फेल हो रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता बीच में गिर जाएगा क्योंकि एनर्जी को रिलीज करेगा, वो लूज़ करेगा, लेकिन इन्होंने बोला कि एनर्जी को लूज़ नहीं करता, इट डजेंट लूज एनर्जी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहीं के वहीं रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, और जहाँ पर वो रिवॉल्व करता है उसको शेल बोल सकते हो आप, ऑर्बिट्स बोल सकते हो या फिर एनर्जी लेवल्स बोल सकते हो। बिल्कुल सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन विच हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना उन्होंने बोला था अपने एटॉमिक मॉडल में। अब इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बरी। तो नील्स बोर और बरी, इन दोनों साइंटिस्ट ने साथ में डिस्कवरीज की, मतलब आगे जो अपनी डिस्कवरीज की साथ में उनको कंटिन्यू रखा और उन्होंने फिर और चीज़ें भी बताई अपने इस मॉडल को लेके। और वो क्या चीज़ थी वो देखो, किसी ने उनसे पूछा कि जो ये ऑर्बिट्स होती है, मैं बना देता हूँ आगे, बीच में क्या आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी ये जो ऑर्बिट्स होती है, इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल किए जा सकते हैं, या फिर कौन सी ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ऑर्बिट के अंदर 100-200 इलेक्ट्रॉन भर दोगे आप, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। मतलब ऐसा होता भी है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन लोगों का था और उसी के आंसर में, उसी को सोल्व करने के लिए उन्होंने एक और पोस्टुलेट दिया। पोस्टुलेट क्या होते हैं, जब भी कोई साइंटिस्ट अपने प्रिंसिपल्स देता है, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक चीज़ें बताता है वो। मान लीजिए कोई उन्होंने प्रिंसिपल दिया, नहीं न्यू प्रिंसिपल है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताता है वो, स्पेसिफिक चीज़ें।
हाँ, पोस्टुलेट अगर बिल्कुल टेक्निकली बोलो तो पोस्टुलेट वो होते हैं जिनको आप अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हो, लेकिन हाँ आपने मान लिए हैं वो, आपको ये तो पता है हाँ ऐसा ही होता है, समझ लिया है कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, मतलब अगर आप यहाँ से अगर हाथ उठाओगे तो ऊपर ही जाएगा, इस तरह से कुछ भी चीज़ है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करेगा तो एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ लोगों ने ये मान लिया था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो प्रूफ नहीं की जा सकी हो लेकिन वो प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने बताई हो तो उसको बोला जाता है पोस्टुलेट, या फिर अपने प्रिंसिपल की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ये लगा लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इनके बारे में, बात करते करते थोड़ा बाहर निकल जाते हैं कई बार। देखिए बीच में न्यूक्लियस होता है आपका, अब ये है इसकी फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब नील्स और बरी, मैं लिख देता हूँ उनका नाम, बोर्स और बरी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी साथ में डिस्कवरी कंटिन्यू की। अब देखो इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई इलेक्ट्रॉन के बारे में। उन्होंने सबसे पहले तो इन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स है ना इनको नेम दे दिया। नेम क्या, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है इसको नाम दे दिया K, सेकंड ऑर्बिट को दे दिया L, थर्ड को M और फोर्थ को N। ऐसे ही आगे चलते चलते जो भी ऑर्बिट्स आई K, L, M, N, O, P के जो भी है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने बोला या तो आप इन ऑर्बिट्स को ऐसे नेम से बुला सकते हो कि ये K ऑर्बिट है, ये L ऑर्बिट है, ये M ऑर्बिट है, ये N ऑर्बिट है, या फिर आप इनको इनके नंबर से बुला सकते हो। ऑर्बिट्स के नंबर n से डिनोट करते हैं और वो कैसे करता है, जैसे कि n = 1, n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ये वाली, और इसी को K ऑर्बिट बोला गया है, ठीक है। ऐसे ही n = 2, n = 2 मतलब दूसरी ऑर्बिट कौन सी है, दूसरी ऑर्बिट ये वाली आपकी, और दूसरी ऑर्बिट को क्या नाम दिया गया है, L ऑर्बिट। या तो आप इसको L ऑर्बिट बोल लीजिए या फिर सेकंड ऑर्बिट बोल लीजिए, ठीक है। n = 2 बोल दीजिए, फिर L बोल दीजिए। ऐसे ही m जो है उसके लिए n = 3, ऐसे ही n जो है उसके लिए n = 4 एंड सो n = 5, 6, 7 जो भी, ठीक है। मैंने 4 ऑर्बिट बनाए इसलिए मैं 4 ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इन ऑर्बिट्स को या तो आप नेम से बुला सकते हो K, L, M, N, ठीक है, या फिर आप इनको नंबर से बुला सकते हो कि ये n = 1 ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, n = ठीक है। n यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ऑर्बिट, ऑर्बिट्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्बिट का नंबर शो कर और K उनका नेम है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने ये तो बता दिया कि ठीक है ऑर्बिट का नाम ये है, तो ये बताइए, उनसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया दुनिया को, क्या था वो फॉर्मूला था 2n², सिंपल सा फॉर्मूला 2n²। उन्होंने बोला कि अगर आपको ये जानना है कि इन ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो आप, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, देखिए 2, यहाँ पर n जो है n शो करता है ऑर्बिट्स नंबर। उन्होंने बोला कि आपको जिस भी ऑर्बिट में निकालना है उसका नंबर लिखिए और इसको सोल्व करके आंसर निकाल लीजिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किया जा सकते हैं। कहने का मतलब देखो 2, मान लीजिए हमको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है ना, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो n = 1 के लिए कितना मिल जाएगा, n की जगह 1 रख दो आप, स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, = 2, ठीक है। यानी कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिट रहेगी जिसका नाम क्या है K ऑर्बिट, उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यू कैन फिल, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं n = 2, सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी देख लीजिए 2n, n = 2, n की वैल्यू 2 रख दीजिए इधर, 2n², कितना हो जाएगा ये, 2 × 2 = 4 = कितना, 8। यानी कि आपकी जो सेकंड नंबर की ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, और सेकंड नंबर की ऑर्बिट का नेम क्या है, L ऑर्बिट, ओके। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑर्बिट के लिए n = क्या हो जाएगा, 3, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए n = 3, और अब इसमें यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, क्या आ जाएगा, 2, n की वैल्यू 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9 × this 18। थर्ड ऑर्बिट जिसका नेम क्या है, M। तो ऐसे आप जो भी आपके ऑर्बिट्स नेक्स्ट आती जाएगी उनका निकाल सकते हो, ऐसे ही जैसे कि आपके नेक्स्ट ऑर्बिट जो आएगी उसमें 32 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, और उसका नाम क्या होगा, N ऑर्बिट, ठीक है। ये आप लिख भी सकते हो
दिस वन, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन यू कैन फिल। अच्छा, इन्होंने ये चीज़ तो बता दी, फॉर्मूला दे दिया, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बता दिए किस तरह फिल कर सकते हो आप, ठीक है, आपको ऑर्बिट्स का नेम दे दिया, उनको निकालने का भी तरीका बता दिया। अब हम बढ़ लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया आपने, 1 इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गए। आप इलेक्ट्रॉन को ई से तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मान लीजिए दिखाना हो तो आप ऐसे डॉट से दिखा दीजिए, इस तरह डॉट से दिखा सकते हो आप इलेक्ट्रॉन। सॉरी, वैसे ही मैंने थर्ड ऑर्बिट में भर दिया है ना, थर्ड ऑर्बिट में वैसे कितने आ सकते हैं 18, कितने होंगे यहाँ पे 8 और 10 और भर लीजिए, है ना, 1 2 4 5 6 7 8, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थर्ड ऑर्बिट में। सेकंड में कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 एंड फोर्थ वन में 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं और अलग अलग उनका प्रोटॉन नंबर होता है। एक एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम के अंदर, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ऑलवेज उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अगर वो फ्री फॉर्म में है तो, ठीक है, फ्री फॉर्म मतलब एक सिंगल एटम ओपन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, किस तरह से फिल कर सकते हो और क्या कर सकते हो। अब एक और चीज़ देखिए कि कोई भी ऑर्बिट, हालांकि हमने नंबर निकाल लिया है कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी होती है, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट कौन सी, ये वाली, उससे अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी रहेगी एक एटम के लिए, उसमें मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तभी वो स्टेबल रहेगा, नहीं तो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। स्टेबल नहीं रहेगा मतलब वो किसी ना किसी से रिएक्शन कर लेगा, वो जो एटम है आपका वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कर लेगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसके रिएक्शन करने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने ऑर्बिट्स में, तब तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें, मतलब एक्चुअल वर्ल्ड में आए, तो मैक्सिमम आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एटम बोला जाएगा, ठीक है। आपको बस लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो एटम जो है बहुत कम रिएक्शन करता है, उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर उससे कम या ज़्यादा है तो वो रिएक्शन आसानी से कर लेता है, ठीक है। हर एक, क्योंकि हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑक्टेट, OCTAT, इसको बोला जाता है ऑक्टेट, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये इसको बोला जाता है ऑक्टेट, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ चीज़ें बताई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैलेंसी की। चलिए वैलेंसी से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, 2-4 एटम्स के लिए हम ऑर्बिट्स बना लेते हैं, ठीक है, आपके बुक में भी है वो। देखिए सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूँ, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 1, इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। इससे पहले भी चलिए मैं अभी ऑर्बिट्स, एलिमेंट्स के ऑर्बिट बताने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होती है, मैं खाली न्यूक्लियस बना रहा हूँ यहाँ पर, जो कि एटम के सेंटर में होता है ना न्यूक्लियस, और इसके फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए किसी भी एटम के, ठीक है। हमेशा किसी भी आपका जो एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ तो होती है प्रोटॉन, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन सर जेम्स चैडविक
जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनको एक हैरान करने वाली चीज़ मिली। उनको इस न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल मिला, एक और पार्टिकल जिसको बोला जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उसको दिखाते हो आप स्मॉल n से, ठीक है। और इसका जो मास था वो करीब करीब प्रोटॉन के मास के ही इक्वल आ रहा था, करीब करीब, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्वल था प्रोटॉन के मास के। और ये किसने डिस्कवरी की थी? सर जेम्स चैडविक ने, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो होता ही है, लेकिन एक और एलिमेंट होता है, एक और पार्टिकल होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हो आप, और आप उसको n से दिखाते हो, ठीक है। और ये दोनों के दोनों आराम से न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, इट डजेंट हैव नो चार्ज, तो इसके ऊपर लिख देते हैं नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और नो चार्ज नहीं है तो इसलिए उसको बोलते हैं ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब आ जाइए आप, हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं कुछ एलिमेंट्स के, 2-4 एलिमेंट मैं उठा लेता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन एकमात्र पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना बेटा कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर खाली एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस बना लेते हैं, और उसकी कितनी ऑर्बिट बनानी है? एक ही ऑर्बिट बहुत है क्या? क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और एक और चीज़, इलेक्ट्रॉन हमेशा जो आप फिल करते हो वो सबसे पहले सबसे लोअर ऑर्बिट में आता है, उसके बाद बढ़ते 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 आउटर मोस्ट ऑर्बिट की तरफ चलते हैं आप, सही है। लेकिन सबसे पहले सबसे लोअर ऑर्बिट, सबसे डेप्थ की जो ऑर्बिट है उसमें फिल किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए बीच में तो आपका प्रोटॉन है ही, प्रोटॉन को शो करने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लस से दिखा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपने दिखा दिया 1। ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर, किसका? हाइड्रोजन एटम के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं हीलियम के लिए। देख लो, जैसे हीलियम के अंदर क्या होता है? हीलियम के अंदर प्रोटॉन तो होते हैं 2, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, वो भी होते हैं 2, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी होता है 2, है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी? देखिए, बीच में आपका वही न्यूक्लियस जिसको आप प्लस से दिखा सकते हो, एक ऑर्बिट हमने बना ली, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही फिल करने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बना दिया हीलियम के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, उसका नाम है लिथियम। ये कुछ मैं चीज़ निकालना चाह रहा हूँ आपसे, उसको ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 3, न्यूट्रॉन होता है 3, इलेक्ट्रॉन होता है 3, ठीक है। आगे से मैं न्यूट्रॉन जो है वो नहीं लिखूँगा, ठीक है, वो खामखा उससे मुझे हमको यूज़ भी नहीं पड़ता। चलिए, सबसे पहले आपका न्यूक्लियस बीच में। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन आप अगली ऑर्बिट में फिल कर देना, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई और ये सेकेंड ऑर्बिट हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिया। ये हो गया लिथियम। चलिए एक और एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 और प्रोटॉन भी होते हैं 11, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी? बीच में न्यूक्लियस। अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखिए कितनी ऑर्बिट बनेगी। आपको पता है क्या कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और थर्ड ऑर्बिट फिर कितने बच जाएंगे? थर्ड ऑर्बिट में 18 आ सकते हैं। लेकिन आपको 8 + 2 10, बचे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। ये 2 8 1 लिखने का मतलब है कि आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि के ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपके जो एल ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपके जो एम ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, सोडियम के केस में। तो आपको 3 ऑर्बिट बनानी है, 1 2 3। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। सेकंड में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कौन से में आएगा? अगली ऑर्बिट में। अगली ऑर्बिट में आपने फिल कर दिया, है ना। कितनी ऑर्बिट बनाई थी हमने? 3 ही। चेक कर रही क्या? फर्स्ट ऑर्बिट ये रही के ऑर्बिट,
ये सेकेंड ऑर्बिट एल ऑर्बिट और ये एम थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, के एल एम। मैग्नीशियम का ये बार देख लीजिए। चलिए ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है आपका। इसके लगने इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, प्रोटॉन भी 8 होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स कहने से सेंस क्या, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो सेकंड ऑर्बिट में आ जाएंगे। मतलब आपके जो के ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, आपकी जो एल ऑर्बिट है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको फिल कर लेते हैं। बीच में आपका न्यूक्लियस कितने ऑर्बिट्स बनेगी 2, फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को आप अगली ऑर्बिट में फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं, उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बताइए और ये बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऑर्बिट्स के अंदर किस तरह फिल किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप आई होप आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो। अगर आप मैं ये बता दूँ आपको उसके अंदर नंबर ऑफ एटम, सॉरी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। मेन आपका काम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा। इसी चीज़ के लिए आपकी जो बुक है, मैं चाहता हूँ आप उसको खोल के देखें, उसमें एक टेबल दी गई है। उस टेबल के अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट, यहाँ पर तो मैंने 4-5 एलिमेंट लिए, और भी काफ़ी आपके करीब 18 एलिमेंट लिए गए हैं। लास्ट आपका आर्गन तक एलिमेंट लिए गए हैं। उसके अंदर ये बताया गया है आपको कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको कम से कम वो चीज़ याद होनी चाहिए जिससे कि आपको स्टडी करने में इनकी आसानी हो, और बार बार जैसे आप रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब एक न्यू टॉपिक है, इस चीज़ को बना रहने दीजिए और इसको ढंग से ऑब्जर्व करिए एक बार, है ना। अब मैं एक न्यू टॉपिक आपके सामने लाने वाला हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं आप वैलेंसी। छोटा सा टॉपिक है, देखिए। अब इस चीज़ जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। कोई भी जो एटम होता है, एटम वो रिएक्शन क्यों करता है, वो रिएक्शन सिर्फ एक वजह से करता है, टू गेन स्टेबिलिटी। इस कहने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी को गेन करने का मतलब कि उसको अपनी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करनी है जिससे कि वो स्टेबल हो सके। बस ये कंडीशन होती है जिससे कि कोई भी एटम स्टेबल हो सकता है। कैसे कि वो अपनी लास्ट की जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट फिल कर ले। ऐसा करते ही वो स्टेबल हो जाएगा और वो रिएक्शन आगे नहीं करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है तो ही आपके जो एटम्स है वो रिएक्शन करेंगे, ठीक है, इन नॉर्मल केसेस, ठीक है। तो अब पता लग गया आपको रिएक्शन कोई भी एलिमेंट क्यों करता है, टू गेन स्टेबिलिटी, और कैसे भी अपनी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट फिल करने के लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट फिल करना है उसको। अब वैलेंसी की बात कर रहे हैं। वैलेंसी क्या, जैसे कि मान ली मैंने जो ऑक्सीजन एटम की बात की, ऑक्सीजन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम की बात कर लीजिए। हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन नेचर में गैस की फॉर्म में मिलती है और वो उसको आप H2 से दिखाते हो, ठीक है। H2 से कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम एक साथ जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। 2 आपके हाइड्रोजन के एटम्स हैं और उन्होंने जुड़ करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, उसी को आप हाइड्रोजन गैस बोलते हो, ठीक है। ऐसा ही मान लीजिए जैसे कि आप NaCl लिख लीजिए। NaCl का कहने का मतलब क्या, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम जैसे कि हमने बताया, सोडियम का हमने बताया था, सोडियम की लास्ट के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको ऑर्बिट अपनी के स्टेबिलिटी को गेन करना है। अब देखिए स्टेबिलिटी को गेन किस तरह से कर सकता है, ठीक है। देखिए सोडियम जो है इसके लास्ट के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है खाली, है ना। अब यह क्या कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या फिर कहीं से 7 और इलेक्ट्रॉन ले ले और अपनी ऑर्बिट में फिल कर ले। इसके लिए ज़्यादा आसानी क्या रहेगी, ठीक है। सोचिए थोड़ा कि आपको एक चीज़, इसको 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा आसान रहेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले और अपनी ऑर्बिट में फिल कर ले, ये आसान रहेगा। इसके लिए ज़्यादा आसान ये रहेगा कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज कर दे, किसी दूसरे को दे दे, और उसके बाद इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर ये इस ऑर्बिट को आप नहीं काउंट करोगे, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे। तो फिर लास्ट की ऑर्बिट कौन सी हो जाएगी, ये है ना, एल ऑर्बिट। लास्ट की ऑर्बिट ये हो जाएगी और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, यानी कि फिर ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन 17, इसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में
8 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं इसके खाली आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो बनाऊँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि ये 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए कंप्लीट। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो इसी के लिए सोडियम एक एटम को रिलीज कर देगा, लूज कर देगा, और जो एटम लूज करेगा उस एटम को आपका जो क्लोरीन है ये अपने ऑर्बिट में फिल कर लेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी भी स्टेबिलिटी, इसने भी स्टेबिलिटी गेन कर ली टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करके, और 1 इलेक्ट्रॉन जो इसको नीड थी, है ना, उसने भी अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को लिया और स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बस ये जो सारी चीज़ को समझाने का सेंस ये है कि आपके जो एटम्स होते हैं वो रिएक्शन क्यों करते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है, इसको चीज़ को ध्यान से सुनिए, आपके हर एक एटम की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि वो कितने अदर एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। मान लीजिए 2 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, या फिर 3 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, या फिर खाली 1 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही बोलते हैं आपकी वैलेंसी। ठीक है, एटम्स की द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, कि आपका जो एटम है कितने और एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। दोबारा सुन लीजिए कि आपका जो एक एटम है वो कितने और एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, अब इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को आप वैलेंसी बोलते हो। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसके नंबर कैसे निकालते हो आप, वो थोड़ा सिंपल सा है, उसको देख लीजिए। देखिए, आप वैलेंसी निकालते हो हमेशा 8 में से, क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। आप स्टेबिलिटी 8 में से निकालते हो। ठीक है, मतलब 8 के रेस्पेक्ट में बात करते हो। और अगर 4 आपको वैलेंसी मिल रही है, मैं बताऊंगा 4 नंबर से क्या, 4 आपको वैलेंसी मिल रही है, तो वो हाफ स्टेबल है, मतलब कि वो हाफ स्टेबल हाफ अनस्टेबल, आधा आधा है। ठीक है, देखिए, आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट फिल चाहिए। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ज़्यादा आसानी क्या रहेगी, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्या करेगा, ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास हुए तो इसकी ऑर्बिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, खाली 1 इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी वो हो गई इसकी 1। इसको जितने इलेक्ट्रॉन की नीड है उतने हैं, हमने नंबर लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको। ठीक है, अब हीलियम की बात करते हैं। हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गई और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचे, तो क्या अब इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, अरे भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट थी उसमें कंप्लीट फिल हुई पड़ी है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों चाहिए होगा, ठीक है, तो इसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसकी वैलेंसी, मतलब ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि इनकी वैलेंसी हो गई 0। ठीक है, मैक्सिमम वैलेंसी जो होती है, मैक्सिमम वैलेंसी, इसको आप हटा दीजिए, मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है ना। वैसे तो आप इसको 8 में से निकालते हो, लेकिन मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है। इसके बाद आप माइनस में लिखने लग जाते हो, किस तरह से मैं बताऊंगा। बात करते हैं लिथियम की। लिथियम की लास्ट की ऑर्बिट देखिए, लास्ट की ऑर्बिट ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। तो लिथियम की क्या टेंडेंसी रहेगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले। इसकी टेंडेंसी रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और इसके अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन ये कंप्लीट फिल ऑर्बिट रहेगी, और कंप्लीट फिल ऑर्बिट मतलब कि स्टेबिलिटी गेन हो गई। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसकी जो वैलेंसी है या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी वो भी हो गई 1। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, है ना, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं फिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लाके, तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, तो मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, कितने की जरूरत है, 2। अब देखिए
एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ऐसा करिए, इससे पहले एक और एग्जांपल लीजिए। मैं ले लेता हूँ एक बार कार्बन 6, इसके लिए अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मैं अगर ऑर्बिट बनाऊँ तो फर्स्ट सेकंड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। और मैंने बताया किसी भी एटम की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। अब ये क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब या तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की बात हो, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 4। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के बाद, है ना। जब भी देखिए वैलेंसी इसकी 4 है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एटम आता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन हो, 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हो आप, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको 8 से माइनस कर दीजिए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, कितने? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से उसको माइनस कर दीजिए। 8 - 5 कितने हो जाएगा? 3। एक तो ये तरीका है वैलेंसी को निकालने का, है ना। या फिर एक और तरीका है, वो थोड़ा समझ पे डिपेंड करता है आपकी, जैसे कि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है और कितने चाहिए इसको? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसको जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उतने ही नंबर लिख दीजिए आप। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो आपने 3 लिख दिया। ये इसकी वैलेंसी हो गई। अब आते हैं आपके ऑक्सीजन के एटम पर। ऑक्सीजन के अंदर उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है 6 जो नंबर है ये 4 से ज़्यादा है, तो आप वैलेंसी किस तरह निकाल सकते हो? 2 तरीके से। कहते हो कैसे? या तो आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस कर दो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 8 - 6 कितने हो गए? 2। अब 2 इसकी वैलेंसी निकल आई, ये भी ठीक है। या फिर आप एक और तरीके से काम कर सकते हो। कैसे? कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उसको, वही उसका वैलेंसी नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या सॉरी आपके एटम्स है वो कितने और अदर एटम के साथ कंबाइन हो सकते हैं। और जब वो कंबाइन होंगे तो 3 चीज़ें करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन को। तो बेटा कोई भी जो एटम है वो किस तरह से उसकी वैलेंसी को शो करेगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को जैसे गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है। अगर शेयर की जैसे बात करूँ तो आपके जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो असल में इलेक्ट्रॉन को शेयर ही करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से मतलब अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, और 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी इनको। ठीक है, तो इस तरह शेयर करेंगे। लूज मतलब किसी दूसरे को दे देगा, गेन मतलब कि अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो ले लेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वैलेंसी को लेकर। ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, अगर सीधे सीधा आपको पता लगाना है तो वो देख लीजिए आप। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आप कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। बीच में आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन है, अब सेकंड ऑर्बिट की बात करिए, या फिर ये किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट लगा लीजिए, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब देखिए, अगर इस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अगर इसकी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस हो जाएगी 3, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस हो जाएगी 4। अच्छा, अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हुए, 5 हो गए, तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? अब आप ये देख लीजिए कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में कितने की जरूरत है। 5 हो गए इसके पास, 6 7 8, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, और इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 से ज़्यादा है तो 5 इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो 3 लिख दीजिए। या फिर आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। तो कैसे? 8 में से माइनस कर दीजिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5,
8 माइनस 5 कितना हो गया अगेन 3। अच्छा, अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, लास्ट ऑर्बिट, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ऑक्सीजन के केस में था, तो अगेन वही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। या फिर दूसरा तरीका, दूसरा मेथड, 8 में से माइनस कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 6, 8 माइनस 6 अगेन 2। ठीक है, अगर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्लोरीन के केस में था, 7 इलेक्ट्रॉन होने में इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने में, 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। जितने इलेक्ट्रॉन की नीड है उतनी को ही लिख दीजिए, है ना, वैलेंसी उसका हो जाएगी इसकी 1। या फिर सेकंड मेथड क्या है, आप नंबर ऑफ एटम्स को 8 में से माइनस कर लीजिए, कितने नंबर ऑफ एटम है 6, 8 माइनस कितने नंबर ऑफ एटम है 7, 8 माइनस 7 कितना हो गया 1। ठीक है, आप 1 से लेके 4 तक तो सीधा ही लिख सकते हो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही लिख दीजिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि उसको 8 कंप्लीट करने में और कितने की नीड है। ठीक है, 1 की नीड है, 3, 4, 5 कितने की नीड है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो भी उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, या फिर उसकी ऑर्बिट कंप्लीटली फिल है तो भी उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें बेटा जो मैंने आज आपकी क्लास में डिस्कस की। तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक तो वैलेंसी है आपका और सेकंड है आपका नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी में दिक्कत है तो बता सकता है, तो फिर बाकी हम कल अगले स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।